गुड मॉर्निंग कैडेट्स। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर एंड 7 राजस्थान एनसीसी इन्फेंट्री बटालियन। कैडेट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ उन बुनियादी विषयों के बारे में जिनका संबंध आपके बी और सी परीक्षा के प्रश्न पत्रों से है। और इस विषय का संबंध है जनरल अवेयरनेस। एक ऐसा विषय जिसको हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, सामान्य जानकारी कहा जा सकता है और जनरल नॉलेज कहा जा सकता है। कैडेट्स, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कई प्रकार के तथ्यों का समावेश है और कई अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का इसके अंतर्गत उल्लेख होगा। और हम सामान्य जानकारी को, जनरल अवेयरनेस को कई हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। कैडेट्स, मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान यह एक ऐसी जानकारी है जो मोटे तौर पर हर विषय वस्तु से संबंधित है। लेकिन सामान्य तौर पर जब भी हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत शामिल होगा आपका इतिहास, इसके अंदर शामिल होगा आपका भूगोल, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका सामान्य ज्ञान और विज्ञान, खेल कूद संबंधी जानकारी और आसपास के परिवेश से संबंधित समसामयिक जानकारी। इसके अलावा सैन्य सेवाओं से संबंधित सामान्य जानकारी आपको इसमें पूछी जा सकती है। आपसे पूछे जा सकते हैं एब्रीविएशन, आपसे पूछे जा सकते हैं बड़े बड़े नगरों के नाम, वो किस चीज़ के लिए विख्यात है। आपसे पूछे जा सकते हैं नदियों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, विविध इलाकों की राजधानी, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है। इन तमाम तथ्यों को हम गंभीरता के साथ इस विषय में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस पार्ट 1, इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा भारतीय इतिहास के बारे में। कैडेट्स, भारतीय इतिहास से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, एनसीसी परीक्षाओं में और भी दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं मोटे तौर पर भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैडेट्स, जब भी भारत के इतिहास की बात की जाती है तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जिसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं, आद्य इतिहास भी कहते हैं और ऐतिहासिक दौर भी कहते हैं। तो इस संदर्भ में जब भी हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे सामने आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आती है, जैसे कि राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र, इसके अंतर्गत आप अहाड़ की बात कर सकते हैं। अहाड़ जो उदयपुर में आयड नदी के किनारे स्थित है और वो ताम्रपाषाण संस्कृति का काफ़ी प्रख्यात केंद्र था। इसी प्रकार राजस्थान में घग्गर और सरस्वती नदी के संगम के किनारे स्थित कालीबंगा, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वह एक ऐसा केंद्र है जहाँ 5 स्तर पर खुदाई की गई थी और जिसमें से कुछ स्तर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के और कुछ स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी है। कैडेट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कालीबंगा एक ऐसा केंद्र है जहां से दुनिया के एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से हमें तंदूरी भट्टी, तंदूर के चूल्हे के प्रमाण मिले, जिससे कि वहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम की पुष्टि होती है। कालीबंगा से हमें चने, मटर और सरसों की खेती के भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो रहे। तो कुछ बातें आपसे कैडेट्स कालीबंगा की सभ्यता के बारे में पूछी जा सकती है। कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खुदाई में काले रंग की चूड़ियाँ बड़े पैमाने पर मिली हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा विषय है जो आपके बी और सी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको इस कक्षा में मैं भी बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बातें कैडेट्स अच्छी तरीके से ध्यान रखें। जब इस सभ्यता के कालक्रम की बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कार्बन डेटिंग 14 एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा प्राचीन पुरावशेषों और प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं के समय का निर्धारण किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर यह सभ्यता कम से कम 2300 BC से लेकर 1750 BC तक इस सभ्यता का टाइमिंग माना जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये सभ्यता का प्राचीनतम हिस्सा वो 2300
ईस्वी तक जाता है और नवीनतम हिस्सा 1750 तक जाता है। दैट मीन्स यह सभ्यता लगभग अधिकतम आज के दौर में 4300 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता को कैडेट्स कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कांस्य के बर्तन मिले और चूंकि कांसा एक ऐसी धातु है जिसके निर्माण में तांबा और टीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नागरिक सभ्यता थी, नगर प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग शांति प्रधान थे, इसलिए इस सभ्यता की खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े पैमाने पर हथियारों के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और घोड़े से परिचित नहीं थे। यहाँ पर केवल घोड़े के शक से, हल्के फुल्के शक से, सूत कंगड़ों से प्राप्त हुए जो मामूली शक से है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा स्नानागार यह सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है। इसी प्रकार कुछ अनाज रखने के स्टोरेज हड़प्पा से मिले। हड़प्पा जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में स्थित है और रावी नदी के किनारे स्थित एक केंद्र है। इसी प्रकार गुजरात में स्थित लोथल कैडेट्स एक ऐसा प्रख्यात केंद्र है जहाँ से बंदरगाह के एविडेंस मिले, गोदी डॉकयार्ड के अवशेष मिले। तो इस प्रकार चरहुदड़ो एक और सेंटर है महत्वपूर्ण, जहाँ से मन के बनाने के एविडेंस काफ़ी बड़े पैमाने पर मिले। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मन के बना करते थे। तो कुछ ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई। थर्ड ब्रॉन्ज एज की ये कल्चर है, नगरीय सभ्यता है। यहाँ के लोग शांति प्रधान थे, व्यापार वाणिज्य में यकीन करते थे, आक्रामक प्रवृत्ति के लोग नहीं थे और इसीलिए यह वैदिक आर्यों के मुकाबले आक्रमण में टिक नहीं पाए। तो जब इस सभ्यता का अंत होता है तो उसके स्थान पर वैदिक सभ्यता कायम होती है। वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी और इसका संबंध मूल रूप से 4 वेदों से था। ऋग्वेद जो वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद था जिसमें यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख था। सामवेद इसमें संगीत विद्या से संबंधित कई नियमों और बातों का उल्लेख है। और अथर्ववेद यह एक ऐसा वेद है जिसमें आर्यों और अनार्यों के धार्मिक विश्वासों की बड़े पैमाने पर पुष्टि होती है। फिर इसके बाद वेदों के बाद आती बात विद्यार्थियों वेदांगों की। वेद के अंग ये 6 माने जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कैडेट्स हम इनके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा विस्तार में जाना इतिहास के विद्यार्थी की खासियत है और हम आपको यहाँ पर एक सामान्य जानकारी के तौर पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। आपको न केवल इतिहास बल्कि भूगोल, अपितु सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चारों वेदों के बाद 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद हमें पुराणों का उल्लेख मिलता है। पुराणों के 5 लक्षण माने गए: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतराणी। इसके बाद महाकाव्यों के रूप में हमें 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महाकाव्य कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रामायण और महाभारत ये भारतीय संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। तो वेदों के बाद हमें कई और जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण धर्म थे और बौद्ध धर्म की शुरुआत कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश के लुम्बिनी के राजकुमार सिद्धार्थ ने की थी और बुद्ध बनने से पहले उनका जन्म का नाम था सिद्धार्थ। बचपन में उन्होंने वैराग्य ले लिया और बाद में इनको कठोर तपस्या की, उससे भी ज्ञान नहीं हासिल हुआ। तो बाद में उन्होंने संबोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रात तक बैठकर ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनको जो ज्ञान मिला वह संबोधि ज्ञान कहलाया। बुद्ध के ज्ञान में बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया उसके अंदर 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अलावा 8 अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध दर्शन जाना जाता है अपने मध्यम मार्गी विचारधारा के लिए, जो ये कहता है कि शरीर को भोग विलास और अतिशय तप और कठोर कष्ट की नीति दोनों से बचाव करना चाहिए।
बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश है वो पिटक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। बौद्धों के हमें 3 पिटक मिलते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। बौद्ध धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए, जबकि जैन ग्रंथ है वो प्राकृत में रचित है। तो अभी मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की कैडेट्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद हम आगे भारत के इतिहास के बारे में जुड़ी कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगा। विविध युद्धों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, किस किस पक्ष ने लड़ी, सब छोटे तौर पर मैं इन सब जानकारी को आपको देने की कोशिश करूंगा। और जनरल अवेयरनेस के इस पेपर को आपको कई भागों में कवर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।